नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बजट को लेकर बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी सौगात देखने को मिली है। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए सौगात रही 42,277 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन हुआ है। लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अलग से 9,789.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपदा राहत कोष के लिए 269 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए। पूंजी व्यय के लिए 101.77 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आप देखिए किस तरह से सरकार जो है वो काम करती नजर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश कर दिया गया, जिसमें 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए। 2024-25 के लिए पूर्ण बजट यहां पर पेश किया गया, जिसमें सारे बिंदुओं पर नजर रखते हुए यहां सरकार ने काम किया है। फिलहाल बताते चलें कि केंद्रीय बजट की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां देखिए 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 219 से ये आंकड़ा जो है वो बढ़ा दिया गया था, जिसमें 2,19,643 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 1,43,275 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिन्हित कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए जिस तरह से आज का ये बजट रहा है काफी अहम और महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर लद्दाख की बात कर रहे हैं तो देखिए लद्दाख के लिए भी 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और उसके साथ ही 10% और गैर बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है उसमें भी 25% की किस तरह से शुल्क जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब समझना ये बहुत अहम रहेगा कि आखिर विपक्षी पार्टियां इसको किस तरह से ले रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है कि मोदी सरकार बचाओ बजट, ये यहाँ पर आज देखने को मिला है। लगातार जिस तरह से तरक्की के लिए बात कही जा रही थी, 2047 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि तरक्की तो नजर नहीं आ रही है बजट में, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार बचाओ बजट जरूर पेश किया गया है। और जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फोकस करते हुए काम करने की कोशिश। 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहले की ही यहाँ पर प्रधानमंत्री के पैकेज की जो घोषणा करते हुए अब लोगों को काफी तरीके से खुशी होगी, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जम्मू कश्मीर के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बजट को लेकर बात। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से जम्मू के अंदर काम किया गया है, उसी के साथ अगर लद्दाख को लेकर भी बात करें तो देखिए बजट आवंटन में 32% का इजाफा किया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि पिछले साल में 4,500 करोड़ रुपए यहां आवंटन किए गए थे, जिसमें 32% की बढ़ोतरी कर दी गई। और अब यहां पर समझना यह बहुत अहम रहेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उसे किस तरह से ले रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ बलदेव सिंह बलोरिया ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। वीरेंद्र सिंह है, प्रवक्ता पीडीपी है, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आदर्श जी आप ही के पास आएंगे। जिस तरह से ये आज का बजट पेश हुआ है, किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को काफी तरीके से सौगात के तौर पर इस बजट को देखा गया है। 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आशा जी, सबसे पहले तो मैं जेके चैनल और जो अपना चैनल है यही, इनको मुबारकबाद देता हूं मैं, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह से जिस खूबसूरती से आपने बजट की कवरेज की है बहुत बढ़िया थी। बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये दोनों दोस्त भी वहां बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। और किसी जो नेशनल इंटरनेशनल चैनल जो बात कर रहे हैं उनसे बहुत बढ़िया था। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैं आपके साथ हिस्सेदारी नहीं कर पाया किसी आपको तो इनविटेशन दिया गया था आदर्श जी। हाँ, डेफिनेट किया था, मैं मजबूरी थी कोई, उसके कारण में नहीं आ पाया। लेकिन बहुत ही गुलिस्तान और जेके चैनल की तरफ से बहुत बढ़िया। मैंने आज तक जब से मैंने जर्नलिज्म पहली बार किसी लोकल चैनल, रीजनल चैनल को, आप नेशनल चैनल के लिए इस तरह की कवरेज की है। अब बात कही आपने बजट की, बजट पे जम्मू कश्मीर को लेके जब तक पूरा खुलासा बाद में आएगा, डिटेल्स की बजट की होगी, उसमें ज्यादा बातें होंगी। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट में बढ़ोतरी की गई है एक वेलकम है। 42,277 जो करोड़ है ये बजट के लिए, उसके अलावा भी जो पुलिस का है और सेंट्रल पुलिस का है वो सब अलग से है।
बहुत सा है, एक अच्छी चीज है ये। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें ये देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू के अंदर हमें प्राइवेटाइजेशन की बहुत जरूरत है। सरकारी नौकरियां तो मिलने से रही हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जहाँ पे इंडस्ट्री की क्या पोजिशन होगी क्या नहीं होगी। यहाँ का जम्मू के अंदर जो है हमारा टूरिज्म जो है उसके बारे में जो रखा है, इसमें 2 करोड़ रुपया का टूरिज्म स्पॉट के लिए रखा है, क्या है वो तो मुझे लगता है एक मजाक सा ही है। लेकिन कुल मिला के अभी शुरुआत है, तो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं अभी सुनेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन ठीक है। शुरुआत है, जम्मू के लिए एक राहत बड़ी बात है जगदीप और जी, बहुत बड़ा आदर्श बजट है जी कह जम्मू रहे के हैं लिए कि वेलकम स्टेप के तौर पर इस बजट को देखा गया है। आशा जी, आपका आभार। देखिए, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति विशेष की अपनी राय होगी, उसका संगठन, उसकी अपनी मानसिकता और राजनीतिक तौर पर उसकी क्या सोच है, ये चीजें मायने रखेंगी। लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आधे गिलास में अगर मैं कह रहा हूं कि ये आधा भरा हुआ है, तो हो सकता है मेरे साथी कहें नहीं ये आधा खाली है। मुख्तसर सा बताता हूं जो मैं समझ पा रहा हूं। आप जम्मू कश्मीर की जब बात कर रहे थे, भूमिका बांध रहे थे, तो आपने बताया कंपैरेटिवली कि पिछले वर्ष से जो है इस वर्ष जो है वो ज्यादा पैसे मिले, और आपने कुछ सेगमेंट्स भी बताए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है। अगर आप चाहें तो मैं बड़ा थारोली आपको बता सकता हूं। लेकिन चलिए जम्मू कश्मीर पर आते हैं। चाहे बात बेरोजगारी पर अव्वल आ चुके जम्मू कश्मीर में रोजगार को और बेहतर करने की हो, चाहे बात यहाँ पर उन तमाम अनुबंधित अस्थायी कर्मचारियों के बेहतरी के लिए कुछ एक मैं कहूँ समुचित नीति लाने की हो, या फिर बात जम्मू कश्मीर में खनन से लेकर ल्यूकर का जो इंडस्ट्री है उसको, उसके साथ साथ जितना इंडस्ट्रियल एस्टेट का इशू है, मैं मतलब आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूंगा। मसलन एक कंपनी या एक बड़ा व्यापारी 500 करोड़ रुपए से एक यूनिट लगाता है, उसको तो 50% सब्सिडी मिलेगी, जमीन कोड़ियों के भाव मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, और तरह की सुविधाएं मिलेंगी, 300% जीएसटी मिलेगा। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि वही जो बनिया है वो बीच में ठेकेदार को बिठाकर बैठा है, और 12 घंटे काम करने वाला श्रमिक जो है वो 8 से 10 हजार रुपया ले रहा है। इस पर कोई ना तो वैसा दृष्टिकोण है ना सोच है। मैं इस बजट का नटशल में आपको इतना बताकर बात पूरी करूंगा कि एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल अदा करती थी भारतीय बजट में, जिसका 30% रहता था कुल जीडीपी में और 45% रहता था निर्यात में। पिछले 10 सालों में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर ये इतना नीचे जा चुका है मोदी सरकार के कार्यकाल में कि वो जो जीडीपी का 30% हिस्सा था वो आज जो है वो चौथाई भाग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। और साथ ही बताते चले कि 12 ऑफ बीट पर्यटन स्थल जो है वो विकसित किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में डीएनबी सीटें जो है वो बढ़ाकर 400 करना और 1.35 करोड़ आबादी के लिए यहाँ एबीएचए और आईडी यहाँ पर बनेगा। उच्च रक्तचाप के लिए, मधुमेह के लिए, यानी कि आप देखिए हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर को लेकर भी किस तरह से बातें हुई। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की पहले से ही बातें हो रही थी, लेकिन अब आपने देखा कि उसे किस तरह से दायरे से बाहर भी निकाला गया। और 18,499 स्कूलों को खेल उपकरण उपलब्ध यहां पर कराए जाएंगे। यानी कई तरह की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर फोकस करने की कोशिश की है, जिसमें विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बजट के अंदर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ नजर नहीं आ रहा है तो फिर ये सब क्या है? आशा जी, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से एलोकेशन है बजट की, ये है कि जब इनका बजट सामने क्लियर कट आएगा तो पता चलेगा। ये नहीं है कि जगदीप जी मेरे दोस्त ने गलत बात कह रहे हैं कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से सब कुछ नहीं होगा। यहाँ के आम लोग जो है, वो जनता जो है, जो युवा है, यूथ है, जो बेकार बैठे हुए हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। हॉस्पिटल अगर आपने बना दिया, आपने ठीक कहा, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अब यूनियन डॉक्टर्स के सारे बैठते हैं, एक दिन यूनियन डॉक्टर स्ट्राइक कर देते हैं ना, सारे का सारा हॉस्पिटल ठप होकर बैठ जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज का खोल रहे हैं, हर तहसील में आपका डिग्री कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आपको स्टाफ चाहिए। जब तक वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो किसको क्या फायदा इस बिल्डिंग का? एम्स की बिल्डिंग बना के खोलिए, आईआईटी खोल दीजिए, सब कुछ बना दीजिए। आज आपके बच्चे जो है क्यों जाते हैं रुड़की पे, क्यों जाते हैं? आपके बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? जम्मू को छोड़ के क्यों बाहर आते हैं? बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं ना। जम्मू पे कितनी एडमिशन है यहाँ पे, ये देखो ना। रीजन यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्लीट नहीं है। और ये नहीं है कि बलौरिया जी वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल, मेरी वही बात हो रही थी कि मैं नहीं कहता कि सब कुछ हो गया,
करने को है और करना पड़ेगा, ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन हम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सब हो रहा है। आप इनको पूछिए कि 2014 से पहले, अदर जी को भी पत्रकार को पता, 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में कितने डॉक्टर बनते थे और आज कितने डॉक्टर निकल रहे हैं, उसका आंकड़े को देखिए। 2014 से पहले कितने इधर हॉस्पिटल थे, आज। चलिए वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2014 से पहले का आंकड़ा देख लीजिए और आज का आंकड़ा देख लीजिए। देखिए अब बीजेपी, अब देखिए अब ये कहेंगे कि सुनिए, अब 2014 से पहले हम, अब सुनिए बलोरिया साहब सुन लीजिए, शहर बन गया जहाँ पे IIM है, मेडिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक है बलोरिया जी, अब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, दीजिए। अब मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि 2014 के बाद ही हम कपड़े पहनने शुरू किए, उससे पहले तो हम पत्ते पहन के घूमते थे, शायद हम उससे पहले पत्थर से चंगारी लगा के घर का खाना बनाते थे। जब आप जिस तरह की बातें करते हैं, झूठी सी बातें हैं, चैनल पर नहीं अच्छी लगती, लोग आप पे हंसते हैं। आप मुझे बताइए, मेडिकल कॉलेज आपने बनाया कोई? जब पहली सरकार, आप पिछले 5 सालों में बताइए एक मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में आपने बनाया, जब से आपका LG रूल है, बताइए 5 सालों में एक। मैं कहता हूँ 5 सालों में एक, जब से LG सरकार आई है, एक कॉलेज आप बता दीजिए जो आपने बनाया है। आप एक यूनिवर्सिटी मुझे बता दीजिए, एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए। 5 साल मेरी बात सुनो, उधमपुर में कॉलेज, डोडा में नहीं है पहले का, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद का कॉलेज एक बताइए। ये पहली सरकारों के कॉलेज हैं, आप बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए। इस तरह से नहीं प्लीज, मैं कह रहा हूँ बता दीजिए ना, एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक कॉलेज का नाम पिछले 5 सालों से। मुझे बताइए, मैं ओपन चैलेंज आपको कर रहा हूँ, आपके जवाब ले लीजिए। अब है ही नहीं ना जवाब, वो पिछले करना चाहते। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा वीरेंद्र जी की जवाब नहीं है, बोल रहे हैं वो, जवाब ले लीजिए। मुझे जगदीप जी के पास भी जाना है। आप तो एम्स बना के भी चले गए थे जम्मू कश्मीर में। एम्स आपने नहीं दिया, एम्स जम्मू के लोगों ने लड़के लिया। एम्स का झूठा आप अपना क्रेडिट ना लीजिए, वो लड़ाई की है हमने, लड़के छीना जम्मू के लोगों। एम्स आपने कुछ नहीं दिया। एक मेडिकल कॉलेज का मैंने नाम पूछा आपसे 5 सालों में, आप नहीं बता पाए। एक यूनिवर्सिटी का मैंने नाम पूछा पिछले 5 सालों में, आप नहीं बता पाए। बताइए मैंने 3 का नाम बता दिया। ओ भाई वो 2019 से पहले के हैं, मैं 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ। एक चैनल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, नॉट इवन सिंगल। बताइए अगर बनाई आपने तो। मैं कहता हूँ पिछले 5 जी हो गया। जगदीप जी, अभी तक जगदीप जी बताइए। जगदीप जी। अच्छा जी, मुझे बड़ी सिंपैथी है हमारे बलोरिया साहब से। अब बेचारे करें क्या? सोनी जी ने जिस तरीके से धागे खोले हैं, बखियां उधेड़ी हैं, जवाब नहीं है। और ये सच बात है कि विगत 5 सालों में ये दावे कर रहे हैं, वो दावे झूठे हैं। जगदीप जी, ये तो एक नियति है ना जगदीप जी, जब एक सरकार काम शुरू करती है तो दूसरी सरकार उसे होल्ड करती है, दोबारा से पकड़ती है और उसे आगे लेकर जाती है, तो ये तो नियति है। खैर जवाब दीजिए। सुनिए, तो दे रहा हूँ, हेल्दी विपक्ष का काम ही ये है कि जहां पर सरकार की त्रुटियां हैं उन पर बात करें। अभी आपने देखा कितनी साफगोई से इन्होंने आयुष्मान स्कीम का हवाला दिया, योजना का हवाला दिया, जो इस देश के सबसे बड़े गड़बड़ झालों में शामिल है। तो आप उनसे हटकर हम जरा मुद्दे पे आते हैं। जिन लोगों ने इलाज कराया, चाहे हेल्थ स्ट्रक्चर चाहे एजुकेशनल हो, और सुनते चलिए भाई साहब, बलोरिया साहब सुन लीजिए। 5 लाख रुपए का कवर जो दिया है, बलोरिया जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज कहां पर बनाया गया, और वो कह रहे हैं कि डोडा में बना है, उधमपुर के अंदर बना है। लेकिन जगदीप जी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर युवाओं पर फोकस करूं, जिस तरह से आज बजट के अंदर बड़ी बातें कही गई, फिर इसे किस तरह से आप लोग ले रहे हैं, जिसमें कहा गया कि 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ये इंटर्नशिप करनी है, 100 फूड क्वालिटी टेस्ट लैब्स बनाई जाएंगी, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, एमएसएमई की जो कर्ज क्षमता है उसका मूल्यांकन बैंक ही यहां पर करेंगे, 100 करोड़ तक के यहां कर्ज के लिए अगली गारंटी आपको नहीं देनी होगी, एमएसएमई के क्रेडिट गारंटी स्कीम आएगी, और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए यहां पर काम होगा। तो फिर इस पूरी बात को, इस पूरे बजट के अंदर जो चीजें रखी गई है, उसे किस तरह से देखेंगे? मुझे आप कम से कम 3 मिनट दीजिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ साहब। हाँ। ये जो अभी आप बोलकर हटी, इसमें पहली दफा नौकरी पाने वालों को 3 इंस्टॉलमेंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है वो इन्होंने बताया 15,000 की लिमिट के साथ। लेकिन ये नहीं बताया कि रोजगार कहां से आएगा। यही बात मैं बता के हटा हूं आपको। पहले जैसे एमएसएमई की मैंने बात की, 30% का इसका हिस्सेदारी थी
हमारी होल जीडीपी में जो आज एक दशक से सबसे निचले स्तर पर है, मैं निर्यात की बात कर रहा हूँ, जो 45% था वो आज कहाँ पे खड़ा है? बलौरिया जी, इस पर जवाब देना है हकीकत ये आपको कि रोजगार कहाँ से आएगा यहाँ पर। दरअसल मेरी बात जी जी पूरी कीजिए जगदीप जी बात। मैंने- नहीं बलौरिया जी, आपको सिर्फ ये बोला कि जवाब के लिए तैयार रहिएगा। जगदीप जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमारी निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री ने बोला था पिछले दिनों कि हमने जो है 50% के मुनाफे के साथ किसानों को एमएसएमई दी, एमएसपी दिया। मैं पूछना चाहता हूँ चुनौती के साथ, किसी एक किसान को 50% का प्रॉफिट इस एमएसपी पे दिखा दे सरकार, कोई सांसद दिखा दे, कोई मंत्री दिखा दे। संभव नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप स्वामीनाथन साहब की बात करते हैं, C2 प्लस 50% को लेकर बात हो रही है बलौरिया जी। लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की जो बात हुई थी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और रोजगार कहां से आएंगे, जो इंटर्नशिप करने की बात कही गई है, जवाब दीजिए। मैंने सबसे पहले आपसे मैंने शुरुआत में बात कही थी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी में ये चीजें सब्सिडी आती हैं। जो इंटर्नशिप की बात की है, 500 कंपनियों को इन्वेस्ट किया है, वो बच्चों को इंडस्ट्री कराएगी और उनको 6,000 रुपया इसका स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके साथ साथ जब नौकरियां खाली सरकारी नौकरी नहीं होती, जब 42,000 करोड़ रुपया आएगा तो रोजगार ही तो बढ़ेगा। आदर्श जी, बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं सोचना है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम करने का मौका मिल रहा है वो भी रोजगार है। कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आशा जी, मैंने शुरुआत में यही बात कही है। प्राइवेट कहाँ से नौकरियां है, प्राइवेट छोड़िए सरकारी को। आप कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे खड़ी हैं, कहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, कहाँ से कब मिलेंगे पैसे, मुझे बताइए। आज भी जम्मू के अंदर कितनी है? आपने जब बात की इसकी टूरिज्म की बात की, 2 करोड़ रुपए से आपने टूरिज्म का जो डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से वो डेवलप होगा? जो प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग स्कीम है, कहाँ है वो? कहाँ जम्मू में दिखाई दे रही है? सब कागजों में है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आंकड़े जब सामने आएंगे ठीक है आदर्श जी, बलौरिया जी जवाब दीजिए जल्दी से। आदर्श जी बात सुन लीजिए मेरी। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम लाएंगे यूनिवर्सिटी जहाँ से बाहर की, हम इंडस्ट्री बाहर की लाएंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, जो प्रयास हो रहे हैं उसमें रोजगार ही तो आएगा, और क्या करेंगे? पिछले 5 सालों में 370 हटने के बाद कितने आए हैं ये बता दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। बलदेव जी आपका भी धन्यवाद, जगदीप जी आपका भी, आदर्श जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल बताते चले कि सरकार की तरफ से 2047 का लक्ष्य किस तरह से पूरा किया जाएगा, रोड मैप आज सामने रख दिया गया है। आप देखते रहिएगा।